अब दोस्तों हम ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न को करेंगे। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न को करने से पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से काम अगर देखा जाए तो इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को कम करना या बढ़ाने का काम करना होता है। वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना या घटाना। वोल्टेज को क्या करना रहता है दोस्तों, बढ़ाना या घटाना। जैसे कि दोस्तों जो हमारा 11,000 का वायर में जो करंट होता है उसमें 11,000 का करंट होता है, लेकिन हम जो गांव घर में या जो चौराहे पे हमारा शहर में जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है 11,000 से कनेक्ट करके लगाया जाता है, और इस ट्रांसफार्मर के द्वारा दोस्तों उस 11,000 वोल्टेज से कम करके 440 में या 220 वोल्ट में क्या करते हैं, चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि 11,000 वोल्ट से क्या किया जाता है, 440 वोल्ट में ये कम किया जाता है। वोल्टेज को क्या करता है काम दोस्तों, कम करने का काम करता है। तो वोल्टेज का मुख्य रूप से काम क्या है दोस्तों, पावर बढ़ाना या घटाने का। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों तो ट्रांसफार्मर का दो टाइप होता है। ट्रांसफार्मर को हम दो भाग में कर सकते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब दोस्तों ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और ये वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन दोस्तों करंट का जस्ट विपरीत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओम्स लॉ के अनुसार क्या है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, और स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज कम होगा। लेकिन दोस्तों जस्ट यहाँ पे स्टेप अप में करंट के साथ उल्टा हो जाता है। इसमें करंट क्या होगा, घटेगा, और स्टेप डाउन में करंट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा, करंट घटेगा, और स्टेप डाउन में वोल्टेज हमारा घटेगा, करंट बढ़ेगा। यानी कि वोल्टेज का क्या होगा, विपरीत हो जाता है स्टेप अप में और स्टेप डाउन में भी। लेकिन दोस्तों अगर हम ट्रांसफार्मर की स्टेप अप से हम वोल्टेज से कनेक्ट करके सोचेंगे, देखेंगे, ताकि हमें स्टेप अप वोल्टेज के बारे में जान सके कि स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटेगा। तो वोल्टेज से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे ट्रांसफार्मर को। अब दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को हम एक स्टैटिक डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर को एक जगह फिक्स करके रख दिया जाता है। क्या करते हैं, फिक्स करके रख देते हैं। और दोस्तों यह हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हम दोस्तों अन्योन्य प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरणा, यानी कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और दोस्तों एक विशेष बात, जो ट्रांसफार्मर हमारा मुख्य रूप से क्या करता है, AC करंट के लिए काम करता है, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, या तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो पावर हमारा होता है कांस्टेंट होता है। पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है दोस्तों, जैसे कि पावर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, VI। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज हमारा बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या होगा, घटेगा। यानी कि वोल्टेज अगर दोगुना हो गया तो करंट हमारा आधा हो जाएगा। तो ये दो से कट के फिर क्या होगा, VI। यानी कि वोल्टेज पावर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसफार्मर में पावर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दोस्तों ट्रांसफार्मर में आपने देखा हो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बीच में जो कोर लगाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर के बीच में कोर लगाया जाता है या लोहा लगाया जाता है दोस्तों, लोहा जिसे हम कोर कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, नर्म लोहा या सिलिकॉन का बना होता है। क्या होता है, नर्म लोहा या सिलिकॉन का बना होता है। नर्म लोहा या सिलिकॉन का बना होता है। और एक विशेष बात दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो हम तेल डालते हैं उसमें कौन सा तेल डालते हैं, नेफ्थ ऑयल डाला जाता है। इसमें नेफ्थ ऑयल डाला जाता है, नेफ्थ ऑयल डाला जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। हुक्स लॉ किसने बताया दोस्तों, हुक्स लॉ हमारे एक साइंटिस्ट है। तो हुक्स लॉ ने बताया कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इलास्टिसिटी से संबंधित चैप्टर के बारे में बताया दोस्तों हुक्स लॉ ने। और न्यूटन का लॉ तो हम जानते हैं दोस्तों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और आइंस्टीन का सिद्धांत के अनुसार दोस्तों E इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है वो फ्राइडे के नियम से आधारित है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं,
दोस्तों हम क्या जानते हैं जी, हमारा ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है दोस्तों, वायरिंग या तो कोर लगाया जाता है। क्या किया जाता है, वायरिंग या तो कोर लगाया जाता है। परिणाम मित्र मतलब दोस्तों इसको ट्रांसफार्मर का हिंदी का ही एक रूप है परिणाम मित्र को, इसको क्या पटली। तो जो यहाँ पे दोस्तों कोर लगाया जाता है या जो लेमिनेशन किया जाता है इसमें वायर का, इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों इसको देने का, इसमें क्या होता है, जो एडी करंट होता है, एडी करंट लॉस को बचाने के लिए किया जाता है। एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए। और एडी करंट को दोस्तों हिंदी में भंवर धारा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, भंवर धारा। यानी कि भंवर धारा को कम करने के लिए कोर का पटलित किया जाता है। क्या किया जाता है, इस कोर का पटलित किया जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें दोस्तों, परिणाम मित्र की कोर पटलित का प्रमुख विशेषता क्या होता है, यानी कि कोर पटलित करने का विशेषता कारण का मुख्य कारण दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब पटलित करेंगे तो ये क्या होगा, उच्च चुंबक यानी मैग्नेटिज्म इसका जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि उच्च चुंबकीयशीलता हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिज्म इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसमें जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस या हानि, वो भी क्या होता है, कम होता है, कम होना चाहिए या कम होता है। तीसरा दोस्तों इसमें एडी करंट या जो भंवर धारा होता है उसको कम करने के लिए, एडी करंट या भंवर धारा को कम करने के लिए। और एक प्रमुख विशेषता दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। जो प्रतिरोधक या रेजिस्टेंस होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कोर पटलित करने का मुख्य कारण हमारा क्या है, एडी करंट या भंवर धारा को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों अगर मुख्यतः हम बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारा किस में काम करता है, ट्रांसफार्मर हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है एसी पे काम करता है। एसी यानी कि दोस्तों अल्टरनेट करंट, या तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों तो उसमें इफिशियंसी क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100%। लेकिन दोस्तों 100% इफिशियंसी कभी भी संभव नहीं हो सकता है। वो जब भी वो 99.99 हो सकता है, लेकिन 100% इफिशियंसी कभी नहीं हो सकता है। तो 100% इफिशियंसी कब होगा दोस्तों, जब जिस किसी अंतर के बारे में बात करें उस अंतर में किसी भी प्रकार का दोष ना हो या कमी ना हो या अभाव ना हो, तो दोस्तों उसे हम आदर्श कह सकते हैं। लेकिन आदर्श होना संभव नहीं दोस्तों। आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श कोई भी मशीन दोस्तों आइडियल या आदर्श होना संभव नहीं है। आदर्श कहने का सेंस हमने क्या देखा कि 100% वो इफिशियंसी होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ का क्षमता 100% हो तो उसे हम आदर्श कह सकते हैं और किसी पर भी नुकसान वहाँ पे ना हो। तो दोस्तों अगर आदर्श की बात करें तो उसमें कंट्रोल में प्रतिरोध नहीं होता है, नहीं। अगर आदर्श की बात करें तो प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी कथन क्या बोला गया है, सही बोला गया है। कोर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो दोस्तों जो हमारा अभी हमने पीछे क्या देखा कि एडी करंट जो लॉस होता है, तो एडी करंट या हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो भी लॉस हमारा नहीं होगा अगर आइडियल होगा तो। और कोर में अनंत प्रामुख्यता चुंबकशीलता होती है। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, जो पारगम्यता जो ट्रांसपेरेंट होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये भी कथन सही है। तो इनमें से दोस्तों सभी कथन हमारा जब सही होगा तब उसे हम आदर्श ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल्य अवयव नहीं है। ट्रांसफार्मर हम क्या जानते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये क्रोड हमारा लगा होता है, वाइंडिंग इसको करते हैं। तो दोस्तों इसको हम अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे,
प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा दोनों इससे संबंधित है, और ये हमारा क्या है, क्रोड है। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों जो अभिवाह के बारे में यहाँ पे जो बोला गया है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर से हमारा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का हमने क्या देखा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप का, तो जिसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर करंट और वोल्टेज दोनों से संबंधित था। अगर वोल्टेज हमारा बढ़ता है तो करंट हमारा क्या होता था, कम होता था, और वोल्टेज अगर घटता है तो करंट हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों विद्युत बल्ब से क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत बल्ब में दोस्तों जो फिलामेंट हमारा होता है वो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। फिलामेंट किसका होता है दोस्तों, टंगस्टन का, जिसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और दोस्तों इसमें जो 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने का शक्ति होता है, झेलने का शक्ति होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो बल्ब के अंदर दोस्तों, बल्ब के अंदर इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इसमें 85% क्या होता है, ऑर्गेन होता है, और 15% कितना होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है। जो दोस्तों इसके अंदर जो बल्ब के अंदर जो पतला तार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन और नाइट्रोजन धातु को भरा जाता है। ऑर्गन जिसमें से दोस्तों 85% होता है, और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 15%। ये हमारा क्या है, ऑर्गन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को डैश जोड़ा जाता है। जो बल्ब होता है दोस्तों स्ट्रीट लाइट में, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं। हम क्या जानते हैं दोस्तों, दो, एक श्रेणी क्रम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज, और एक होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। तो जो स्ट्रीट लाइट होता है गली में, उसको दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो जो स्ट्रीट लाइट होता है, जो स्ट्रीट लाइट जो होता है दोस्तों, उसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। यानी कि यहाँ पे इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट्स के विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, टंगस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है, जो कंडक्टिव प्रतिरोधकता जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस उच्च होता है या हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, हाई होता है। यानी कि मेल्टिंग और रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध या गलनांक दोनों क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर का हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, टंगस्टन। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। अब दोस्तों हम इलेक्ट्रिक सेल से संबंधित प्रश्न को करेंगे। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेल हमारा दोस्तों जो बैटरी होता है वो जनरली हमारा दो प्रकार का होता है। क्या होता है, पहली बात तो दोस्तों सेल हम किसे बोलते हैं, सेल हम उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। सेल कितना प्रकार का होगा दोस्तों, दो प्रकार का। पहला दोस्तों जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉट चार्जेबल। क्या होगा, नॉट चार्जेबल। और दूसरा होगा दोस्तों चार्जेबल, जिस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं।
तो जिसको हम नहीं चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। और जिसे हम चार्ज कर सकते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेल जो होता है दोस्तों, सेल हम किसी क्या जानते हैं सेल के बारे में? सेल जो हम टॉर्च वगैरह में लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? सेल होता है इस तरह से। लेकिन ये सेल जो दोस्तों दो प्रकार का होता है हमारा, एक चार्जेबल होता है, एक नॉट चार्जेबल। तो ये हमारा इसमें क्या होता है? एक ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी हम किसे कहते हैं? बैटरी में क्या होगा दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सेल को हम जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक सेल को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। बैटरी या तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जब हम कोई सर्किट में जब भी कोई बल्ब या रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसमें करंट हमारा क्यों फ्लो होता है? क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज या तो बैटरी लगाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या विभवांतर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हम सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, जिसमें से एक माइनस होता है एक प्लस होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? हमारा बैटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरित किस प्रकार का होता है? यानी कि दोस्तों जो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा हमारा वो किस फॉर्म से किस में होगा? जब हम बैटरी से, जैसे कि देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है? एक बैटरी है। जैसे ये क्या है हमारा दोस्तों? एक हमारा क्या है? ये बैटरी है। तो बैटरी से ये बल्ब को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। बैटरी से क्या कर रहे हैं? इसको हम जला रहे हैं। तो जो बैटरी हमारा होता है दोस्तों, बैटरी में हमारा क्या होता है? केमिकल डाला जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक। यानी कि दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा हमारा इसके अंदर बैटरी के अंदर होता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और विद्युत ऊर्जा फिर, अगर विद्युत ऊर्जा से फिर बात करें दोस्तों तो वो हमारा फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि बल्ब हमारा क्या होगा? जलने लगेगा। तो विद्युत ऊर्जा से क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बैटरी में हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है और बैटरी से फिर हमारा किस में होगा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो देखिए दोस्तों जो सेल है, तो सेल में हमारा कौन सा ऊर्जा होता है? सेल यानी कि बैटरी जो दोस्तों हमारा उसमें कौन सा ऊर्जा आता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा या तो केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में हमारा क्या होता है? बैटरी परिवर्तित करता है। यहाँ पे दोस्तों एक प्रकाशीय सेल दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये सोलर सेल के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन सोलर सेल हमारा क्या होता है? सोलर सेल में हमारा रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, उसमें लाइट एनर्जी होता है। तो लाइट एनर्जी से डायरेक्ट जो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी को हम किस में नापते हैं दोस्तों? बैटरी को किस में नापते हैं दोस्तों? हम बैटरी में जो होता है वो एम्पियर आवर में नापते हैं। किस में? एम्पियर आवर। क्या मापते हैं? एम्पियर आवर में। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है दोस्तों। तो बैटरी हमारा जो होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? सेल या तो बैटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि से डैश के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है।
तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, बैटरी होता है। यानी कि दोस्तों जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की बात होगा या विभवांतर को क्रिएट करने की बात होगा तो वो हमारा क्या करता है, बैटरी या सेल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित दोस्तों सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। या तो दोस्तों अगर डाउट आपका कहीं रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस डाउट को सॉर्ट आउट करने का कोशिश अवश्य करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली क्लास में।